आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जानी मानी कवित्री डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके प्रज्ञा जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस स्वागत के लिए। और कैसा लग रहा है बताना बहुत मुश्किल है। ऐसे लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद अपने गाँव आई हूँ, अपने घर आई हूँ, है ना। कहीं बाहर गई थी नौकरी करने और वापस लौटी हूँ, कुछ ऐसा सा एहसास हो रहा है। कितनी प्यारी बात है। हाँ। जरा अतीत के गलियारों में जाइए और मुझे बताइए कि रेडियो की जिंदगी में किस तरह की जगह रही है और कैसी सुनहरी यादें हैं आपकी? रेडियो ऐसा रहा है कि जब मैं छोटी थी, मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है कि कंबल के अंदर, क्योंकि यूपी में ठंड बहुत पड़ती है, मुंबई तो अभी किस शहर से ताल्लुक रखती है? मैं कानपुर जी। तो ठंड में भी अब क्योंकि टीवी के लिए खास जगह जाना पड़ता था, क्योंकि टीवी पूरे घर में एक होता था शुरुआत में। बाद में ये जब थोड़े हम लोग बड़े हो गए तो आ गया कि हर कमरे में टीवी है, लेकिन रेडियो ऐसा था कि हर कंबल के अंदर एक होता था। वाह, वाह, बहुत आनंद देता था। मतलब वो मुझे याद है, समझ में आता था या नहीं आता था, लेकिन एक आवाज के साथ होना और वो बहुत आनंद देता था, वो मुझे याद है। और गर्मियों की रात, छत, सितारों वाला आसमान और रेडियो, ऐसा कुछ है? ऐसा बहुत तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि रेडियो के साथ मैंने अकेले वक्त इसलिए गुजारा है क्योंकि छत पर अंताक्षरी खेली जाएगी और जब लाइट नहीं आएगी तो छत पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे अंताक्षरी होगी, तो मेरे पास गानों की लिस्ट होनी चाहिए। अच्छा। उस तरह से रेडियो के साथ क्या बात का सिरा छत से जुड़ा है कहीं। बहुत बढ़िया। हम आपके बचपन के दिनों में टहल रहे हैं, तो जरा उस परिदृश्य के बारे में बताइए कि किस तरह का माहौल परिवार में आपको मिला और वो कौन सी चीजें थी जिन्होंने आपके जहन को तैयार किया? माहौल मुझे बहुत अच्छा मिला मेरे पिताजी की वजह से, क्योंकि आध्यात्मिक पृष्ठभूमि मेरे परिवार की रही है। और धार्मिक नहीं कहूंगी, आध्यात्मिक, मतलब वहाँ पे हर चीज से परे जाकर जो संस्कार मिले तो पिताजी के द्वारा, तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं था। हम मतलब समझ भी नहीं आता था, आसपास कहीं सुनते थे लड़की है तो लड़की है तो क्या है, क्योंकि अधिकार जो थे वो भाइयों से ज्यादा थे, अधिक थे। तो इस तरह का बचपन में माहौल रहा। तो कुछ ऐसा कहीं कुछ दबाव महसूस किया हो बचपन में, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है। शायद यही वजह है कि मेरे कलम को धार मिली कि जब जो लिखना चाहा, सबसे पहले तो प्रेम को ही लिखा, पहले तो प्रेम में पड़ी। मतलब जो शुरुआत हो जाती है कि बचपन जो आकर्षण होता है जिसे प्यार का नाम देते हैं, तो 7वीं 8वीं से ऐसा मुझे याद है कि मेरा कोई किस्सा ऐसा था और मुझे उसके लिए डांट बिल्कुल नहीं पड़ी थी। तो घर का माहौल ऐसा था कि नहीं, मित्रता है, आकर्षण है, कुछ भी है, उसे प्रश्रय दिया जाए ताकि बच्चे भटके नहीं। ऐसा रहा बचपन मेरा, बहुत खुला माहौल। तो ये जो कलम थामने वाली बात है, ये किस उम्र से शुरू हुई और क्या प्रेरणाएं इसके पीछे काम कर रही थी? इसके पीछे प्रेरणा तो मुझे बिल्कुल नहीं याद है, ये पैदाइशी था। 4 साल की उम्र में मैं कविताएं बना के सुनाने लगी थी, अंताक्षरी में गाने बना के सुना दिया करती थी। वाह। प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से फिर मिली कि अगर लिखना ही है तुम्हें तो फिर ऐसा लिखो जो समाज को बेहतर दिशा धारा दे। तो हालांकि बहुत समय तक मैं ऐसे लेख लिखती रही, लेकिन अब जाकर जब मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं आर्थिक, तो अब मैं कुछ आध्यात्मिक लेखन करूं और मैं करती हूँ। मेरी कविताओं के माध्यम से कुछ ऐसी बातें कहने का प्रयास करती हूँ। तो वो बचपन में इस तरह की पिताजी से प्रेरणाएं मिली जो आज फलीभूत होने के स्थिति में है। क्या बात है। तो पहली कविता कब आई थी? वो क्या उम्र थी और वो क्या माहौल था? वो क्या दौर था? क्या कैफियत थी? पहली कविता तो मैं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगी क्योंकि वो एक बहुत बुरी तुकबंदी थी और उस तुकबंदी के लिए मैंने माँ से थप्पड़ भी खाए थे। दिन में सितारे देखना क्या होता है वो सब अनुभूत कर लिया था, तो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगी। हालांकि मुझे याद है मेरा पहला लेख था, शुरू में मैं लेख लिखा करती थी, मुक्त छंद जिसे कह सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। अच्छा। उसके बाद गजलें मैंने बहुत बाद में कहनी शुरू की। बहुत बाद यानी कितने बाद? गजलें मेरा ख्याल है कि
15 साल का सफर मेरा है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो लिखने पढ़ने के माहौल के बारे में बताइए कि शुरुआती वो कौन सी चीजें थी जो आप पढ़ रही थी अपने स्कूल के जमाने में और जो आपको प्रभावित कर रही थी? मुझे जिसे कहते हैं कि चेतन रूप से किसी चीज ने प्रभावित किया, वैसा नहीं है। मेरे घर में क्योंकि आध्यात्मिक पुस्तकें, उसकी लाइब्रेरी थी, तो पिताजी क्योंकि पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना है, समझ में आए चाहे ना आए। तो मुझे याद है कि वो लोकमान्य तिलक की भागवत गीता पहली पुस्तक थी जिनका पाठ वो प्रतिदिन किया करते थे, और मुझे पहले दूसरे पन्ने तक तो बहुत बात की बात है, मेरा ख्याल है कि पहली दूसरी पंक्ति के बाद ही नींद आने लगती थी, तंद्रा आने लगती थी, लेकिन फिर भी मैं उसको पढ़ने का प्रयास किया करती थी। क्यों? क्योंकि पिताजी पढ़ते, पापा पढ़ते, तो उनका ही वो जो कह लीजिए प्रभाव, तो किताबों से ज्यादा पिताजी जिन किताबों को पढ़ते हैं इस बात का प्रभाव मुझ पर रहा। क्या बात है। बाद में उन्होंने मुझे सिखाया कि नहीं, ये तुम्हारी उम्र से अलग की चीजें हैं। फिर वो अलग से मुझे समझाने लगे। फिर उन्होंने मुझे छोटे छोटे उपन्यास जैसे मुंशी प्रेमचंद वगैरह, इनको मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर आचार्य चतुर्सेन की, नहीं तुम इनको पढ़ो धीरे धीरे, ताकि तुम जो पढ़ो उसे समझो भी। बिल्कुल, एक उम्र के हिसाब से हाँ, पढ़ाई तो होनी फिर मैंने फिर सब पढ़ा। उसके बाद गजलें, तो जब मैं मशायरों से जुड़ गई, मंचों से जुड़ गई, विद्यालय संचालित करती थी, तो उसी दौरान कुछ कार्यक्रमों को आयोजित किया, तो उसमें फिर मुझे लगा कि ये गजल, ये तो बहुत खूबसूरत एक विधा है, और कुछ होता है आपके भीतर होता है। मेरे नाना जी क्योंकि लिखा करते थे, तो वो शायद मेरे डीएनए में था, और उर्दू से मुझे इश्क हो गया। और जब इश्क करते हैं तो कुछ सीखना नहीं पड़ता है, तो मैं उसके प्रभाव में इतना आ गई कि आज बाकायदा जिसे कहते हैं कि मैं गजलें कहती हूँ, और मेरी किताब भी इश्क क्या है के नाम से आ चुकी है। बिल्कुल। प्रज्ञा जी, आपसे बातें हो रही हैं और हम उस दौर में हैं जब आप कानपुर शहर में, साहित्य का बहुत माहौल कानपुर में रहा है, तो मुझे बताइए कि क्या उस वक्त के कवि सम्मेलनों से कोई वास्ता था, देखने सुनने की कोई मोहलत थी वहां पर? थी। मेरे परिवार में आजादी थी इस बात की कि कोई कुछ भी सुन सकता है, कोई कुछ भी देख सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन मुझे शौक नहीं था। अच्छा। मैं नहीं जाती थी। मैंने पहला कवि सम्मेलन जो होता है वो मेरा खुद का था। ओहो। मैं एक गोष्ठी में गई थी, और उस गोष्ठी में वहां के सिटी मजिस्ट्रेट उन्नाव अखिलेश मिश्र जी आए थे, और उनको लगा कि ये कवित्री हैं, और उन्होंने मुझे सबके साथ आमंत्रित किया। 2 और भी लोग कानपुर से, उन्होंने और भी लोगों को आमंत्रित किया था, कवियों को। तो मुझे लगा कि मैं श्रोता के तौर पे जा रही हूँ। मैं चली गई, वहां जाके मालूम चला कि अरे मुझे मंच पर पढ़ना है, बहुत बड़ा मंच, समृद्ध मंच है ये, और यहाँ मुझे उन्नाव के कवियों के साथ मंच पर कविता वाचन करना है। तो मेरा गीत हुआ था जिसे मैंने बहुत आत्मविश्वास के साथ वहां पर पढ़ा था। हालांकि वो व्याकरण की दृष्टि से दोषपूर्ण था, लेकिन क्योंकि मुझे माइक से कोई डर नहीं था, खौफ नहीं था, अपनत्व बहुत था, और जो घर में मिली जो आजादी जो थी वो सब मेरे व्यक्तित्व में थी। तो पहले ही कवि सम्मेलन में मैंने इस तरह से गलतफहमी का शिकार होकर चली गई। क्या सुनाया था, कुछ याद हो तो? वो भी मैं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगी। मेरी जो थोड़ी मुझे बताइए कि उस वक्त क्या वो मैं बता दूं कि मैंने बहुत शानदार तरीके से वाहियात पढ़ा था, लेकिन जो मेरा आत्मविश्वास इतना था कि फिर मैं सीखती चली गई। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये किस उम्र की बात है, और तब आपकी क्या पढ़ाई चल रही थी, या क्या चल रहा था जिंदगी? पढ़ाई मेरी पूरी हो चुकी थी, और आज से वही है, अब 2007 के करीब आप आ जाइए, तो 2007 और फिर 2009 में मैं दुबई चली गई थी मुशायरा पढ़ने। तो बस वो 2 साल ही था जब मैंने पढ़ा भी और सीखा भी, समझा भी। लेकिन शायद पहले जो मैंने साहित्य पढ़ा था वो उन सब बातों का असर था कि वो जो व्याकरण थी उन विधाओं की, वो मुझे समझ आती गई। बिल्कुल, शायद। तो बहुत जल्दी आप सीखती चली गई और आगे बढ़ती चली गई। हाँ। अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए कि आपने किस विषय की पढ़ाई की है और किस मकसद से ये पढ़ाई की है? मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, पढ़ाई का ही मकसद समझ में नहीं आता था। आप पूछ रहे हैं किस मकसद से की है। मुझे हमेशा से प्रश्न आता था, मन में उठता था कि पढ़ के क्या करना है, और जो करना है उससे संबंधित पढ़ाई क्यों विद्यालयों में होती नहीं है, अध्यात्म फिर से। क्योंकि जो प्रश्न होते थे उन सब की पढ़ाई पिताजी के माध्यम से होती थी। मैं उनसे प्रश्न पूछा करती थी इस जीवन के बारे में, अगले जीवन के बारे में, लोक परलोक, इस तरह की बातें पूछा करती थी। और विद्यालय में इन बातों से कोई लेना
देना ही नहीं था। और मुझे लगता था मुझे ना नौकरी करनी है ना ये करनी है, क्या करना है तय नहीं था। 12वीं तक तय नहीं था क्या करना है, हालांकि तय तो उसके बाद भी मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि अपने आप हो गया था। लेकिन क्या नहीं करना है ये मैं बचपन में तय कर चुकी थी कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें बहुत व्यवस्थित और अनुशासित होना पड़ता है और वो मुझ में नहीं है। ऐसा। तो इस प्रश्न का उत्तर तो वही है कि पढ़ाई का मकसद ही मुझे लगता था कि जो मुझे पढ़ना है वो विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता, तो इसका मकसद क्या है। लेकिन डिग्री लेनी थी तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ा और मैंने किया। और फिर पीएचडी भी किया आपने? नहीं, मैंने पीएचडी नहीं की। ये मानद उपाधि है। अच्छा, बढ़िया है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि जब आपने गजलें लिखना शुरू किया तो वो कौन लोग थे जो आपके उस्ताद बने, ऐसा कुछ हुआ था या आप एक सेल्फ लर्न्ड कवित्री रही हैं? जैसा कि मैंने बताया कि 2007 से 9 के बीच में सब कुछ हो गया। मैं अननोइंगली आ भी गई मंचों पर और फिर उसी में सीखा भी, विधाएं सीखी बाकायदा, मतलब सब कुछ। और दुबई भी चली गई, इंटरनेशनल मुशायरा भी कर लिया और लाल किला वगैरह सब जितनी भी ऐसे नामी जगहों पर मैंने काव्य पाठ करा। तो उस्ताद कोई होता तो शायद ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती, सफर भी आसान हो जाता, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था। मेरी जो पृष्ठभूमि थी उसकी वजह से और मेरी आवश्यकता पैसे को लेकर नहीं थी, है ना। तो मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में बुलाई गई तो पैसे के लिए कभी नहीं गई। तो मुझसे किसी को कहने की हिम्मत भी नहीं हुई और मुझे मालूम भी नहीं था कि उस्ताद बनाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मुझे किसी ने टोका भी नहीं, लेकिन मैं जिज्ञासु बहुत थी। तो मैं जो गजलें कहती थी और या जो गीत लिखती थी शुरुआत में, मैं जानती थी कि ये अच्छे नहीं है। मैं ये जानती थी कि इसकी भाषा त्रुटिपूर्ण है, लेकिन इसको सही कैसे किया जाए इसके लिए उस्ताद बनाया जाता है ये बात मैं नहीं जानती थी। इसलिए मेरा कोई एक उस्ताद नहीं हुआ। दोस्ताना मशवरे और अंतर्दृष्टि कह सकते हैं। इसके अलावा बहुत बाद में आगे आने पर कुछ लोग मुझे वेल विशर्स मिले, आप लोग जैसे, जिन्होंने मुझे बड़े दबे हुए लहजे में बताना शुरू किया कि आप बहुत अच्छा कह रही हैं, लेकिन के बाद जो होता था वो ही मेरे लिए लर्निंग का हिस्सा होता था। क्या बात है। तो अब प्रज्ञा जी, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर आपसे कुछ सुना जाए, क्योंकि हमारे श्रोता ये कहेंगे कि भाई प्रज्ञा जी को बुलाया और कुछ पढ़वा तो रहे नहीं है, इनकी पसंद के गाने सुन रहे हैं। तो गाना बाद में, पहले आपकी एक गजल हो जाए जो आपकी पसंदीदा हो। जी, मैं बिल्कुल सुनाती हूँ। मुंबई आने के बाद एक सफर तो होता ही है, एक आप अनजान शहर में आए और अपनी जगह बनाने की कवायद में हो। उस दौरान एक गजल हुई वो मतला, समाप्त करें कि टूटे ख्वाबों की जब भी ये किरचें चुभने लगती हैं, टूटे ख्वाबों की जब भी ये किरचें चुभने लगती हैं, अपनी ही आंखों में अपनी नींदें चुभने लगती हैं। वाह वाह। और शेर यूं हुआ कि बिस्तर से उठती हूँ तो फिर नींद सताने लगती है। वाह। बिस्तर से उठती हूँ तो फिर नींद सताने लगती है, बिस्तर पर लेटूं तो मानो कीलें चुभने लगती हैं। क्या बात है। बिस्तर पर लेटूं तो मानो कीलें चुभने लगती हैं। और ये शेर की दिन भर मेरी आंखों में ये सूरज चुभता रहता है। वाह। दिन भर मेरी आंखों में ये सूरज चुभता रहता है और फिर धूप के ढलते ही ये शामें चुभने लगती हैं। क्या बात है। और फिर धूप के ढलते ही ये शामें चुभने लगती हैं। तन्हा तन्हा चलते चलते दिल उकताने लगता है। वाह। तन्हा तन्हा चलते चलते आप नए शहर में आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो आपके अपने, जिनको आप हक से कह सकें कि तन्हा तन्हा चलते चलते दिल उकताने लगता है। एक सन्नाटा पसरा हो तो राहें चुभने लगती हैं। क्या बात है। क्या एक सन्नाटा पसरा हो तो राहें चुभने लगती हैं। और शेर आखिर की बेचैनी बढ़ने लगती है, दिल घबराने लगता है। बेचैनी बढ़ने लगती है, दिल घबराने लगता है। इतना कोई याद आए तो यादें चुभने लगती हैं। क्या बात है। इतना क्या बात कोई है। याद आए तो यादें चुभने लगती हैं। बहुत शानदार गजल आपने सुनाई। और यहाँ एक बात जो है वो बहुत जरूरी है पूछना कि ये जो कानपुर से मुंबई का सफर है ये क्यों और किस तरह हुआ था? मेरे साथ होश में, जिसे कहते हैं कि खुद तय करके कुछ करना, तो शुरू से ऐसा, मुझे बाहरी दुनिया में मुझे क्या चाहिए ये मैंने कभी तय नहीं किया और मुझे कभी होश भी नहीं रहा। मेरा एक अंदरून का सफर बचपन से चलता रहा और अंदरून के सफर में बस ये ख्याल था कि इस शहर में अगर मैं रही तो यहाँ बड़ी बंदिशें हैं, मतलब लोग क्या कहेंगे, ये तो चलिए घर वालों की वजह से इस सवाल से कभी जूझना नहीं पड़ा, लेकिन लोग हर कदम पे मेरे
मेरे सामने आएंगे, दीवार बन के खड़ी हो जाएंगे और मुझे मेरे जैसे कामों में एक अड़चन पैदा करेंगे, ये चीज हमेशा रही। क्योंकि आप अलग नजर आ रहे हैं हर चीज में, आप नॉर्मल वो बातें नहीं कर पा रहे, वो एक्टिविटीज, वो काम नहीं कर पा रहे जो दुनिया कर रही है। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ से कहीं बाहर, मेरे अवचेतन को ये लगा, है ना, कॉन्शियसली नहीं। तो शायद वही वजह रही होगी कि फिर मैं घूमते घूमते मुंबई आ गई। वैसे सच कहूँ तो दिल्ली मेरा सपनों का शहर था और दिल्ली में आई थी, सबसे पहले दिल्ली गई थी, लेकिन दिल्ली में टिक नहीं पाई। तो वहां पे सुरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने मुझे टिकने नहीं दिया। तो ये उनका सजेशन था कि प्रज्ञा तुम मुंबई जाओ, वहां पे तुम्हारे काम के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सुरेंद्र शर्मा जी यानी 4 लाइना वाले सुरेंद्र, 4 लाइना वाले, हाँ। ये रेखांकित करना जरूरी था। तो दिल्ली में कितने वक्त आप रही और कैसा अनुभव रहा कवि सम्मेलनों का? 2 साल तक दिल्ली में आती जाती रही। उसी दौरान नीरज जी पर मैंने काम किया था, उनकी हैंड रिटन बुक मैंने कंपाइल की थी। तो दिल्ली से अलीगढ़ जाकर रहकर, तो दिल्ली बहुत अच्छा सफर था। लेकिन मुझे शाम के बाद क्या, तो तकरीबन 2 साल मैं दिल्ली आती जाती रही थी। वहां पे स्थायी तौर से रहने का प्लान था, लेकिन तब तक तो मैं मुंबई आ गई। तो 2 साल कह सकते हैं कि आना जाना रहा था दिल्ली। नीरज जी पर जो आपका काम है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनती है, तो उसके बारे में बताइए, कौन सा गाना सुनवाया जाए? मुझे बहुत पसंद है कि तू प्यार का सागर है। वाह वाह, सीमा फिल्म का गाना। हाँ। शैलेंद्र का लिखा हुआ है, शंकर जयकिशन की तर्ज। सुनते हैं ये गाना। जैसा कि गाने से पहले बताया था कि हम बात करेंगे नीरज जी पर आपके काम की, तो पहला ताल्लुक नीरज जी से कब हुआ था और कौन नहीं है जो नीरज जी का फैन नहीं है और जिन्होंने कवि सम्मेलन और मुशायरों में नीरज जी को सुना नहीं है या फिल्मी गानों में उनको सुना नहीं है? बिल्कुल। तो पहले नीरज जी की बातें, फिर उनका एक गाना। तो मैं मुशायरे पढ़ते पढ़ते, कवि सम्मेलन मुशायरे दोनों ही, तो कौमी एकजहती का एक मुशायरा था इलाहाबाद में, सुधांशु जी उसके संचालक थे। तो मैं इलाहाबाद गई थी, वहां पे मुनव्वर राणा और नीरज जी, वाह, इन दोनों से मेरी मुलाकात पहली बार हुई थी। और वहां भी मैंने बहुत अच्छा तो नहीं पढ़ा था, लेकिन बहुत शानदार तरीके से पढ़ा था। क्या बात है? अच्छा नहीं पढ़ा था, ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आज भी मेरा मानना है कि मैं बहुत अच्छा नहीं लिख पाती हूँ, क्योंकि ये एक मश्क है, ये एक तपस्या है। जिस दिन मैंने मान लिया कि मैं अच्छा लिखने लगी हूँ, उस दिन वो जो है ना, खूब से खूबतर की जुस्तजू वो खत्म हो जाएगी। तो शायद इसलिए मुंह से बार बार ऐसा निकल जाता होगा। बहरहाल, तो उस मंच पे नीरज जी, मुनव्वर राणा दोनों से मुलाकात हुई और मुझे सबने नोटिस किया। नोटिस करने के बाद में मुलाकातें होती रही। तो बहुत बाद में जब मैं दिल्ली आने जाने लगी, रहने लगी, तो नीरज जी से फिर बातें होने लगी बहुत। तो उन्होंने बोला कि उनको ज्योतिष का बहुत ज्ञान था। ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और ज्योतिष मेरे लिए बहुत मेरी रुचि का विषय रहा है आज भी। तो ये एक ऐसा बीच का सेतु था जिसकी वजह से नीरज जी और मेरी बहुत मुलाकातें और बातें होती थी। वाह वाह, ज्योतिष की वजह से, कविता की वजह से नहीं। बिल्कुल अलग मामला है। कविता के लिए तो हाँ, वो नीरज जी कहाँ बिल्कुल भगवान और मैं कहाँ भक्त के लायक भी नहीं, अगर गीतों की बात करूं तो। लेकिन ज्योतिष में प्रतिस्पर्धा और एक सार्थक चर्चा होती थी और बातें होती थी। तो वो कहते थे कि अब मेरे हाथ कांपते हैं वर्षों से, मैं अपने पाठकों को कुछ नया नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये एक तकलीफ। और मैं कहती थी कि आप अभी चुके नहीं हैं। आज ज्योतिष कहती है कि आप कुछ नया देंगे। और फिर उनकी भी बात सच हुई और मेरी भी बात सच हुई। कैसे सच हुई कि फिर मैंने एक बुक डिजाइन करी और मैंने बोला इन डेट्स में अगर आप मेरे साथ बैठते हैं तो किताब 1 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। और वो किताब 4 दिन में पूरी हो गई। फिर मुरली मनोहर जोशी और एजुकेशन मिनिस्टर उस समय के, इन लोगों ने उसको रिलीज किया, उस किताब को दिल्ली में। वो किस तरह की हैंड रिटन बुक, अच्छा, मतलब हस्तलिखित कविताएं। ये था कि अगर आज कबीर, सूर, इनकी हस्तलिपि होती तो उसकी हमारे लिए क्या ही इंपॉर्टेंस होती, हमारे हाथ में होती। बिल्कुल, बिल्कुल। सिग्नेचर डिकोड करके किसी व्यक्तित्व को जाना जा सकता है। तो पूरी हस्तलिखित किताब ही हो, स्कैन की हुई और पब्लिश, तो उसकी तो क्या ही होगी। तो प्रभात पब्लिकेशन से फिर ये किताब, उसमें नीरज जी की हस्तलिपि में कविताएं हैं सारी। और वो 4 दिन में, वो व्यक्ति जिसने मतलब 5 साल से ऊपर समय हो गया था, लिखना छोड़ दिया था, लोगों के खतों के जो जवाब होते थे वो
उनका सेक्रेटरी लिखा करता था, वो डिक्टेट करते थे। उस व्यक्ति ने 4 दिन में वो किताब पूरी की। क्या बात तो है। वो एस्ट्रोलॉजिकली मेरी बात भी सच हो गई, वो किताब पूरी हो गई, लेकिन उनकी बात भी सच हो गई कि वो किताब उनके जीते जी नहीं आई। उन्होंने लेटर हेड पे लिख के दिया और अगले साल आनी थी, और उन्होंने बोला प्रज्ञा मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद आए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज बन गई है और ये अब दूसरी बनने वाली नहीं है। तो उस किताब को फिर रोकना पड़ा। तो फिर वो बाद में आई, उस पे उनका लेटर और सारी चीजें हैं, उनका लिखा खत, जो उसके विटनेस बने सुरेंद्र शर्मा जी उस किताब में, उनका भी खत है। मेरी अपनी बात है। क्या बात है। तो ये एक बड़ा अनमोल काम आपके हाथ से हुआ है। क्योंकि बातें नीरज जी की चल रही हैं और नीरज जी का एक फिल्मी सफर भी रहा है जहां उन्होंने कुछ बहुत ही बेमिसाल गाने दिए हैं। हाँ। तो उनमें से कोई एक गाना चुनिए जो तो हम अपने श्रोताओं के लिए बजाएं। जो जानती है, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे जा रहे थे। सर्वेश स्थाना जी उसके संचालक थे और नीरज जी के साथ मुझे वहां पहुंचना था। तो एक तरह से मुझ पर जिम्मेदारी थी नीरज जी को लखनऊ तक ले जाने की, क्योंकि एक कार्यक्रम से हम निकले थे और नीरज जी चाहते थे कि वो अलीगढ़ में उतर जाए, अलीगढ़ के आसपास, दिल्ली के आसपास उतर जाए और घर चले जाए, वो उस कवि सम्मेलन में न जाए। सलाह कुछ पेमेंट का था। अच्छा। लेकिन वो खुल के वहां कह भी नहीं सकते थे, और वहां से मेरे पास फोन आ रहे थे कि नीरज जी आ रहे हैं ना, मतलब उनका मंशा ये होती थी उनकी कि बीच में उतर तो नहीं गए ना। तो ऐसा था, और मैं उनको नहीं चलना है आपकी वजह से मैं भी पढ़ लूंगी, ऐसा बोल बोल के। और उसी बीच नीरज जी का मैंने देखा एक बचपना कि जो बर्थ थी ऊपर की थी और उनको उस कंपार्टमेंट में सब जानते थे। मतलब एक ने पहचाना होगा शक्ल से तो बाकी सब जान गए, बिल्कुल इस तरह से। तो उसके बाद में वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ ये बर्थ एक्सचेंज कर लो, वो बड़े कॉन्फिडेंटली वो चढ़ना शुरू किया उन्होंने ऊपर, और चढ़ने के बाद उन्होंने पूरी तरह से स्लिप होने मतलब हुए, वो एक्ट था। और वो जैसे ही स्लिप हुए सबने कहा अरे नहीं आप ऊपर कहाँ जा रहे हैं, हम चले जाते हैं। तो मैंने कहा ये अच्छा वो एक्ट था क्योंकि वो कैसे कहें वाला मामला था। बाद में कहते अरे नहीं। तो बहुत सारी चीजें थी नीरज जी के साथ, उनके साथ हर पल सुनहरा था। और लेकिन हाँ ये बता दूं कि उस दिन मैं कामयाब हुई थी और उस कवि सम्मेलन में नीरज जी पहुंच गए थे मेरे साथ, या मैं उनके साथ कह लीजिए। क्या बात है। अच्छा आपने ये भी बताया बीच में कि आप बहुत जल्दी अपने करियर में मुशायरा पढ़ने के लिए दुबई गई थी जी। वो क्या मौका था और वो अनुभव कैसा रहा था? अनुभव व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन श्रोताओं के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा था यकीनन, क्योंकि वो मेरा शुरुआती दौर था। शुरुआती दौर में जितने भी मुशायरे थे तालियां बहुत अच्छी मिल जाती थी, दाद बहुत मिल जाती थी, लेकिन मेरा मानना तब भी था और अब भी है कि मंच के माध्यम से साहित्य भी जाना चाहिए। सिर्फ ऊपरी बातों से बात नहीं बनेगी, कुछ वाकई जो शायरी है वो जानी चाहिए, और तब तक वो मेरे पास नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर जिजीविषा थी, मेरे अंदर लगन थी, मेरे अंदर जो भी था वो कम था, लेकिन जो आसपास के लोग थे वो मानते थे कि ये बाहैसियत औरत औरों से बेहतर लिख रही है। तो उस समय मुनव्वर राणा साहब थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था दुबई मुशायरा के लिए। अपना एसोसिएशन का पहला मुशायरा था वो। रेहान और शाजिया वगैरह उस ग्रुप के उसमें ऑर्गेनाइजर थे, तो उनके रिकमेंडेशन को तो कौन ही टाल सकता था। तो इस तरह से वो पहला मेरा दुबई का एक इंटरनेशनल टूर हुआ था। क्या बात है। अब मुझे ये बताइए कि एक शायरा और एक गजलकार या गीतकार के तौर पर आपका लिखने का प्रोसेस क्या है, कहाँ से आपके विषय आते हैं और किस तरह से आप लिखा करती हैं? देखिए पहले की बात तो और थी। पहले मेरे पास मेरे लिए बस मुझे ये रहता था कि जो मैं सुनती थी प्रभावित होती थी, लिखती थी। अब मैं लिखती नहीं हूँ। अब मैं किसी चिंतन में जाने का प्रयास करती हूँ और उसी के दौरान कुछ छलक जाता है बाहर, तो वो उसमें लगता है कि कोई नया विषय आ गया है और इसको अगर इसमें गजल कहा जा सकता है तो उसको गजल में कहा जाए, नहीं तो कविता या ये सारी चीजें। इस तरह से अब मैं सोचती हूँ कि अब उसे लेखन को एक जिम्मेदारी समझ के इस काम को करती हूँ। तो जब मैं जिम्मेदारी समझकर ये काम करती हूँ तो अब मुझे ये काम करना नहीं पड़ता, ये मेरे द्वारा स्वतः होता है। जैसे मैंने आज तय किया कि अरे बहुत दिनों से मैंने कोई कविता नहीं लिखी, तो मैं
तुरंत कागज कलम लेके लिखने नहीं बैठती हूँ, वो मेरे भीतर लिखना शुरू हो जाता है और उसी चिंतन में, उसी माहौल में, उसी माइंडसेट में रहती हूँ। बाहर आना जाना बंद कर देती हूँ और भीतर 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 कुछ होता रहता है और अचानक से छलक के कागज पे आ जाता है। तो मेरी यही प्रक्रिया है कि जब मेरा लिखने का मन करता है तो मैं उस जोन में जाती हूँ, एंटर करती हूँ और बाहर से संपर्क खत्म कर देती हूँ। क्या बात है, आप बहुत सारे प्रयोग करती हैं अपने लिखने में और आपकी अलग तरह की एक शब्दावली और अदा है लिखने की, वो कैसे तैयार हुई है? वो तैयार हुई कि जब मैं मंचों पर आई तो मंच पूरी तरह से बदले हुए स्वरूप में थे। बहुत सारी बातें हुई, फिर मुझे समझ में आया कि मुझे प्रयोग तो करने ही पड़ेंगे। मुझे जो बंदी बंधाई लीक है वहां से बाहर निकलना ही पड़ेगा, वरना मेरे ऊपर से ये ठप्पा कभी नहीं हटेगा। और बात मेरे ऊपर किसी संदेह के होने से मुझे दिक्कत नहीं थी, मुझे दिक्कत थी कि मेरे पीछे जो लोग आएंगे उनके लिए मैं एक रास्ता खोलूं। तो मैं आपको बताऊं कि एक लफ्ज है सिगरेट, तो मैंने उसका शायरी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। पूरी दुनिया में शायद कोई शायर भी नहीं होगा जिसने इस्तेमाल किया हो। लेकिन ये बताने का कि कोई लफ्ज गलत नहीं होता है, उसका जो प्रयोग होता है वो सही या गलत होता है। एक शेर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं कि वफा का इससे ज्यादा सबूत क्या देती, मैं राख हो तो गई उसकी सिगरेटों की तरह। वाह। तो यहाँ पर अविधा में नहीं आई, ये व्यंजनात्मक बात हो गई। और एक औरत अगर किसी से कह रही है अपने चाहने वाले से कि वफा का इससे ज्यादा सबूत क्या देती, और वो सिगरेट पी रहा है, अब जाहिर सी बात है वो 100 साल पुराना मजनू तो है नहीं, तो वो उसको उसी जबान में तो उससे बात करेगी ना। तो मैंने ये कोशिश इसलिए इस तरह के प्रयोग भी किए और उनको पहचान भी मिली और भी औरतों को हौसला मिला कि तहत में शायरी करें गाने की जगह, और नए प्रयोग करके जो अपना कह रही है वो अपनी पहचान अपने तरीके से बनाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही। यहाँ एक गाना सुनते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो बताइए आपकी पसंद का गाना कौन सा है? जी, आने वाला पल जाने वाला है। क्या बात है, गुलजार साहब का गाना गुलमाल फिल्म से। ये बातें जो हैं ये गजलें लिखने के तरीके पर, ये एक क्रिएटिव प्रोसेस पर बातें हो रही हैं। कोई एक गजल सुनाते हुए उसके बनने की प्रोसेस के बारे में बताइए। और हाँ, आपका गीत भी सुनना है हमको। गीत तो मैं आपको इसलिए नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मैंने अलविदा कहा, तो मैंने अपने जो भी गीत लिखे थे उनको हमेशा के लिए, जैसे कहते हैं, राज की तरह दफन किया। पुरानी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियोज हैं, पुराने कुछ कवि सम्मेलन हैं जहां पर वो मौजूद होंगे। तब सोशल मीडिया का इतना प्रचलन नहीं था क्योंकि मैंने तरन्नुम से पढ़ना बंद कर दिया। हाँ, ये किस्सा, ये बात जरूर जानी चाहिए कि औरत है तो तरन्नुम से पढ़ना जरूरी है। जैसे मुझे इस बात ने बहुत ज्यादा परेशान किया बहुत समय तक कि एक फिल्म में एक गाना ला दो किसी औरत पर फिल्माया हुआ, वो उसकी जरूरत है, कुछ बेसिक जो मसाले चाहिए। तो व्यक्तिगत तौर से मुझे महसूस हुआ कि एक गाने वाली कवित्री या शायरा वो एक जरूरी है ऑडियंस को बांध के रखने के लिए। तो मैंने तरन्नुम ही छोड़ दिया और इसके लिए गीत ही छोड़ दिए पीछे, और फिर मैं तहत में शायरी करने लगी। लेकिन ये तो गलत बात है कि गीतों की बात नहीं हो। उसके लिए व्यक्तिगत रूप से कभी आप अपने घर चाय पे बुलाइएगा तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए गजल की बात करते हैं और गीतों को यहाँ छोड़ देते हैं फिलहाल के तौर पर, फिल्मी गीतों तक रहते हैं फिर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। गजल में आपको एक बहुत आसान सी गजल सुनाती हूँ और ये कैसे हुई, इसके पीछे किस सोच ने काम किया, ये भी बताती हूँ। कि मुझसे कहा जाने लगा कि ये जो मुशायरा और कवि सम्मेलन
जी। तो एक जो दिमाग में बात बनी हुई है कि गजल होगी तो मुश्किल ही होगी, मतलब उसमें अरबी फारसी इन चीजों की मिलावट होगी, नहीं तो उसको हिंदी गजल कहा जाएगा। हाँ जी। इन दोनों से परे भी एक बीच की जगह है, उस जबान में जाकर भी गजलें हो सकती हैं। जी। तो उस आसान जबान में आप गजल सुनिए। इरशाद। मतलब कि इसमें एक भी शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लफ्ज जो आपको लगे कि ऐसा मुश्किल है। मतलब अर्ज किया है कि तुमको रोना आ रहा हो तो रुला लेना मुझे, तुमको रोना आ रहा हो तो रुला लेना मुझे, शर्त बस इतनी है सीने से लगा लेना मुझे। वाह। और ये शेर बतौर खास की जीतने ही से अगर तुमको सुकून मिलता हो तो मैंने कब रोका है तुमको, तुम हरा लेना मुझे। वाह वाह। मैंने कब रोका है तुमको, तुम हरा लेना मुझे। और फिर ये शेर की अपने ही जैसा बनाना चाहते हो तुम अगर, अपने ही जैसा बनाना चाहते हो तुम अगर, ढालना सांचे में अपने और बना लेना मुझे। वाह वाह वाह। ढालना सांचे में अपने और बना लेना मुझे। और ये शेर बतौर खास की टूट जाने से मेरे क्यों डर रहे हो इस कदर, वाह। टूट जाने से मेरे क्यों डर रहे हो इस कदर, टूट भी जाऊं तो तुम फिर से बना लेना मुझे। क्या बात है। टूट भी जाऊं तो तुम फिर से बना लेना मुझे। और ये शेर फिर बतौर खास की, ये तो तुम भी जानते हो मैं तुम्हारी ही तो हूँ, जो भी हूँ जैसी भी हूँ अब तुम निभा लेना मुझे। वाह वाह वाह। और शेर आखिर देखें, बहुत शुक्रिया। शेर आखिर के, रूठने के बाद होगा मानना मुश्किल मेरा, रूठने के बाद होगा मानना मुश्किल मेरा, रूठ जाऊं इससे पहले ही मना लेना मुझे। वाह वाह। रूठ जाऊं इससे पहले ही मना लेना मुझे। क्या बात है प्रज्ञा जी। आपकी जो गजलें हैं उनमें एक महिला की तकलीफ, उसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव, आजादी की उसकी ख्वाहिश और उसकी जद्दोजहद बहुत ज्यादा नजर आती है। ये कितनी सहजता से आई है और क्या इसके लिए आप कुछ कोशिश करती हैं, इस बारे में जरा विस्तार से बताइए। कोशिश मैं सिर्फ इस बात की करती हूँ कि मेरे कलाम में मैं मौजूद रहूं, जी। कुछ नकली ना हो। जैसे मुझे बताया गया कि औरतों की शायरी करो, तो मुझे लगता था मैं औरत हूँ और जो मैं शायरी कर रही हूँ तो ये मेरी तो शायरी हुई। बिल्कुल। मैं बहुत समय तक समझ ही नहीं पाती थी औरतों की शायरी क्या होती है, तो बहुत बाद में समझ में आया कि कुछ रोने पिटने वाली शायरी कुछ, अच्छा, उसको औरतों की शायरी कुछ औरतों के सब्जेक्ट होते, मसाइल अलग से होते, तो मुझे लगा आज की औरत के तो वो मसाइल है नहीं है, वो तो पहली औरत के थे। अब मैं तो अगर पर्दा नहीं करने के लिए मजबूर की जा रही हूँ कि तुम्हें पर्दा करना है, कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं तो कार भी चला रही हूँ, मैं तो सारी चीजें कर रही हूँ, तो मैं आज शायरी करूंगी तो मेरी शायरी के सच्चे होने के लिए जरूरी है कि उसमें वो बातें शामिल हों, आज की जिंदगी की बात हो। जैसे एक शेर देखें कि मेरे ही साथ में रहते हुए मालूम होते हो, वाह। अभी भी मेरे ही साथ में रहते हुए मालूम होते हो, न जाने क्यों मुझे अब भी मेरे मालूम होते हो, अभी भी जब अकेले कार लेकर मैं निकलती हूँ बगल की सीट पर बैठे हुए मालूम होते हो। क्या बात है, क्या बात है। तो आज की औरत अगर कार चला रही है तो उसकी शायरी में कार आएगी। तो मैंने कोशिश जो की वो सिर्फ इतनी कि मैं जिस माहौल में जी रही हूँ मैं उसी माहौल को अपनी शायरी में लाने के लिए सचेत रहूं। इस तरह की कुछ और चीजें सुनाइए जिनमें आज की जिंदगी की झलकियां नजर आती हैं। कहीं मोबाइल फोन नजर आता है, कहीं कार नजर आती है, कहीं कुछ और चीजें नजर आती हैं। एक शेर सुन लें कि इसमें भी कार है। अच्छा। हाँ, अब वही है कि औरतों वाली शायरी की मुझसे तवक्को करी जाने लगी तो मुझे लगा कि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मैं पर्दे में रही नहीं तो मैं वो शायरी कैसे कहूँ, ये सारी चीजें। जी। मैंने तो आजादियां देखी हैं इस तरह की। हाँ, मैंने आजाद यानी कि जो माहौल से आजाद होने की कोशिश की है। मुझे फैमिली बैकग्राउंड या परिवार के माहौल ने नहीं गिरफ्तार किया, मुझे समाज की संरचना ने परेशान किया। तो बहरहाल उससे मैं निकल चुकी हूँ। एक शेर सुने कि तुम्हारी याद की जब धूल आने लगती थी, वाह, मैं अपनी कार के शीशे चढ़ाने लगती थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारी याद की जब धूल आने लगती थी मैं अपनी कार के शीशे चढ़ाने लगती थी, यही तो ऐप था बसरत जगहों की दुनिया में। मैं ख्वाब सोच लूं तो नींद आने लगती थी। क्या बात है। मैं ख्वाब सोच लूं तो नींद आने लगती थी।
बहुत सही है। ऐसे प्रयोग मुझसे हुए हैं। और सुनने वालों का किस तरह का प्रोत्साहन मिलता है इस तरह के नए जमाने के प्रयोगों को लेकर? तो इस पर मैं सच बताऊं तो जो ऑडियंस है वो बस चाहती है कि कुछ तुरंत मिल जाए, भीतर ना जाना पड़े, ऊपर एक शायरी होती है जो खामोशी के सफर में ले जाती है, एक शायरी होती है जिसे कहते हैं हू के आलम की ओर लेकर जाती है। तो उस शायरी का प्रचलन है। तो वहां पे मेरे जैसे लोगों को बहुत मुश्किल पेश आती है, जहाँ अच्छे सुनने वाले कम हैं, लेकिन जहाँ शायरी को समझने वाले, कविता को समझने वाले, वहां पर फिर हम ऑन डिमांड बुलाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे लोग ही कम है तो क्या किया जाए। जी, आगे कुछ और बातें करेंगे, एक गाना सुन लिया जाए। बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाना चाहती हैं आप? एक प्यार का नगमा है। क्या बात है, संतोष आनंद जी का लिखा हुआ। कभी उनके साथ पढ़ने का मौका मिला? हाँ बिल्कुल, किस तरह की शुरुआती यादें हैं? दौर में संतोष आनंद जी के जीवन में, मतलब ये जो है उनके साथ अनुभव किया मैंने कि ये जो लेखन है ये इंसान को जिंदा रहने की ताकत देता है। उनकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आई, अभी हाल में तो उनके बेटे का भी किस्सा आप जानते ही होंगे जी। उसके बावजूद जो उनकी जीवंतता है वो बनी हुई है, तो इसका पूरा श्रेय उनके भीतर के लेखक कवि को जाता है। सुनते हैं ये गाना, फिल्म शोर का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत की बातें हुई और हमने आपकी रचना प्रक्रिया में भी झांका, आपके अलग अलग तरह के अनुभवों में भी झांका। अपनी गीता के बारे में भी जरा हमारे सुनने वालों को बताइए। मेरे द्वारा संपादित जो पुस्तक आई नीरज जी की, उसके बारे में तो बता चुकी हूँ। मैं अपनी जो गजलें हैं उसका संकलन आ जाता 2-3 साल पहले, लेकिन उसके भी बहुत पहले आ जाता, शायद 5 साल 10 साल पहले भी आ जाता, लेकिन मैं उसे रोकती रही और अभी तक मैंने उसे रोक के रखा है। अब जाकर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि इश्क क्या है के नाम से एक गजल संकलन मेरा उर्दू में आया है, हिंदी में इसमें ही आने वाला है ऑन डिमांड। तो इस बीच मेरी कविताएं आई कोरोना काल में, वो एक जिम्मेदारी के तौर पर आई। कोरोना काल में लोगों ने कविताएं लिखी, मैंने कोरोना काल पे कविताएं लिखी। अच्छा। और वो लिखने के बाद मुझे समझ में नहीं आया क्या ये कविताएं हैं, तो मैंने 3 लोगों को सुनाई फोन करके, और तीनों की तरफ से ये हुआ कि वो जो पब्लिशर्स जहाँ पे लाइन लगानी पड़ती थी, उन तीनों की तरफ से आया कि आप ये हमें दे दीजिए, हम इसे पब्लिश करेंगे। वाह। तो इस तरह से लॉकडाउन के ऊपर वो पूरा एक काम ही है। एक मुश्किल दौर को आपने एक क्रिएटिव दौर में बदल दिया। बिल्कुल 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 कह सकते हैं। हाँ, और भी बहुत काम किए कि नहीं किताब तो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अलग अलग कवि सम्मेलनों में जो पढ़ने के आपके अनुभव हैं, अलग अलग शायरों और कवियों के साथ और अलग अलग ऑडियंस के साथ, तो उससे कुछ अनुभव हमारे साथ बांटिए। तो शायरों के साथ जो अनुभव रहे उसमें से कुछ शायद बहुत, एक शेर है साहिल साहब का, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, वाह, कोई कमाल नहीं। बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। क्या बात है, शानदार। बुलंदियों बहुत सारे शायर और कवि पहुंचे, लेकिन कुछ लोग जो वहाँ ठहर गए, उनमें से कुछ नाम मैं लूंगी। उनके साथ मैंने कवि सम्मेलन शायरा पढ़े, उसमें से नीरज जी का नाम तो आप सुन ही रहे हैं, सुरेश शर्मा जी का नाम है जी। जो, और एक नाम राहत इंदौर साहब का। वाह वाह, बिल्कुल। तो राहत इंदौर साहब के साथ मैं बहुत मुशायरे पढ़े, और बहुत एनर्जी के साथ पढ़ने वाले शायर, एनर्जी के साथ, और शायरी, मतलब उन्हें पता था, उन्हें उसकी नब्ज मालूम थी, उनके साथ मैंने परफॉर्मेंस सीखी। क्या बात है, बहुत मुझे एक बहुत बड़ा फर्क समझ में आया कि मेरे साथ के जो साहित्यकार थे वो कहते थे कि अरे मंचों की दुनिया ये है वो है, ये लोग क्या कहते हैं, हमें नहीं बुलाते हैं, ये वो। मुझे समझ में आया कि नहीं, मंच या प्रदर्शन, अगर आपको चाहिए तो आपको प्रदर्शन करानी चाहिए, वरना कविता लिखिए, लोक कल्याण का कार्य कीजिए और किताबें छापे। जी, एक प्रस्तुति अपने आप में एक मायने रखती है। हाँ, तो उनका मुझ पर बहुत प्रभाव रहा। उन्हें नहीं पता कवि लगा, लेकिन मैंने बहुत सीखा। और ऐसे ही अनुभव तो बहुत सारे, इससे भी बहुत सारे हैं। अब जब उस जोन में चली जाऊंगी तो निकल नहीं पाऊंगी। जी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह का दौर अब लगातार बदलता जा रहा है, लोगों का जो फोकस है वो बहुत थोड़े वक्त के लिए किसी चीज पर टिक रहा है। हम जिस तरह की मीडिया की आंधी के दौर में है, रील्स की आंधी के दौर में है, एक शायरा के तौर पर क्या मुश्किल पेश आ रही है आपके सामने ऐसे दौर में जब फोकस बहुत सिकुड़ता जा रहा है? मुझे लगता है कि एक छोटी सी बात है कि हम सुधरेंगे तो दुनिया अपने आप सुधरेगी, क्योंकि हम दुनिया की एक इकाई हैं जी। और वैज्ञानिक रूप से भी बदलाव होता है तो वो संक्रमित करता चला है। तो मैंने कभी अपने लाभ कुछ सोचा ही नहीं, मुझे खुद को बदलना है, खुद पे काम करना है, और मुझे अच्छी शायरी और अच्छी कविता का दामन नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैंने तरन्नुम छोड़ा जी। कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ हल्का पढ़ने लगूं गलती से भी, क्योंकि वो दौर ऐसा है। अच्छा, पैसा भी अच्छा जुड़ा है तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे लगा इन चीजों से बचने के लिए कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर। अर्ज मागे घेता येतील, त्यानंतर विविध मतदारसंघांमधल्या लढती स्पष्ट होतील। 20 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे, तर 23 नोव्हेंबरला निकाल जाहीर होतील। महाविकास आघाडीत जागा वाटपावरून कोणताही वाद राहिला नसून कोणत्याही मतदारसंघात मैत्रीपूर्ण लढत होणार नाही, असा
ठाम विश्वास काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला यांनी व्यक्त केला आहे. ते आज मुंबईत वार्ताहर परिषदेत बोलत होते. ज्या मतदारसंघात मित्रपक्षांनी अर्ज दाखल केले आहेत ते 2 दिवसात चर्चा करून मागे घेतले जातील. समाजवादी पक्षाशी सुद्धा चर्चा सुरू असून त्यावरही लवकर निर्णय होईल असं त्यांनी सांगितलं. महायुतीत मात्र जागा वाटपावरून प्रचंड गोंधळ आहे. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या जागांवरही भाजपाने उमेदवार दिले असून या दोन्ही पक्षांना संपवण्याची भाजपाची ही सुरुवात आहे अशी टीका केली. राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कालपर्यंत आलेल्या तक्रारींपैकी 99% जास्त तक्रारी निवडणूक आयोगानं निकाली काढल्या आहेत. 15 ते 19 ऑक्टोबरपर्यंत सी विलेज ॲपवर एकूण 1648 तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यातल्या 1646 तक्रारी निकाली काढल्याची माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयानं दिली. मुंबई शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स आज 427 अंकांनी घसरला आणि 79,942 अंकांवर झाला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी 126 अंकांची घसरण नोंदवत 24,341 अंकांवर बंद झाला. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. नमस्कार. ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है. FM 102.8 मेगाहर्ट्ज पर. आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम छाया गीत. मेरी दुनिया